नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग जो काफी दिनों से ये विश्लेषण कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, और सारे पत्रकारों से जो कि फील्ड में घूमे, महीने महीने घूमे, क्षेत्र क्षेत्र में गए, जनता से संवाद किया, युवा बच्चों से संवाद किया, जो अन्नदाता थे, किसान थे, उससे मतलब हर क्षेत्र के हर तरह के लोगों से मिलने के बाद जो एक प्रबल भावना बन रही थी, और जिससे आप भी सहमत होंगे, सारे श्रोता और दर्शक भी सहमत होंगे, कि ये 2014 में जिस प्रकार का उन्माद भारतीय जनता पार्टी के प्रति था और जिस प्रकार का क्रोध और रोष कांग्रेस पार्टी के प्रति था, और 2019 में एक वोट देश के नाम का जो नारा लगा था जब पुलवामा में हुआ और बालाकोट में हुआ, उस प्रकार का जो एक मोदी जी के प्रति उन्माद था जनता के बीच में, वो 2024 में दिखाई नहीं पड़ा। बल्कि 2024 में हर वर्ग, हर समाज के बीच में, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो छात्र वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसमें माननीय मोदी जी के प्रति एक रोष दिखाई पड़ा। और ये रोष, जैसे कहा गया ऐसे लोगों द्वारा, ऐसे पत्रकारों द्वारा, कि ये रोष जो था वो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के खिलाफ था, मोदी जी के खिलाफ नहीं था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं बार बार आप लोगों से डिबेट में कहता रहा, इस बार का चुनाव भिन्न इस प्रकार से है कि जितना क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से जनता का रोष है, उतना से ज्यादा माननीय मोदी जी के प्रति रोष है। क्योंकि जनता ये मानती है कि अगर किसान बिल लाए गए, अगर मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया, अगर अग्निवीर योजना लाई गई, अगर खादों के जो दाम है उसको बढ़ाया गया और उसकी मात्रा को कम किया गया, अगर जीएसटी लाई गई, अगर नोटबंदी लाई गई, अगर कोविड के दौरान जो हुआ, जिस प्रकार से वैक्सीन लगाई गई, सारे निर्णय जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने नहीं लिए। ये सारे निर्णय लिए तो माननीय मोदी जी ने लिए। तो रोज जो था इस बार पहले से हमेशा से भिन्न ये रहा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से क्रोध न होने के बजाय सारा का सारा रोध माननीय मोदी जी से था। अच्छा, दूसरी बात जो देखी गई, जो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने समाजवादी पार्टी को पिछली बार वोट दिया हो, या आम आदमी पार्टी को वोट दिया हो, या कम्युनिस्ट को वोट दिया हो। और इस बार अगर वहां इंडिया गठबंधन बना है और कोई साझा उम्मीदवार दूसरे दल का खड़ा हुआ है तो उससे वोट करने से इनकार कर रहा है, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं मिला। आपको अगर मिला होगा तो आपके अनुभव होंगे, और कितने परसेंट हैं ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपने ऐसी बात की तो। इसका माने वोट ट्रांसफर्स हुए। जो गठबंधन था उनमें समन्वयन बहुत अच्छा था, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। तो जो पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ 2019 में, उसमें वोट ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का वोटर था उसने तो शायद थोड़ा बहुत वोट बहुजन समाज पार्टी को दे दिया, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, और समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों में विजय प्राप्त हुई, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटों में विजय प्राप्त हो गई। तो वैसे निष्कर्ष नहीं मिले जैसे कांशीराम और मुलायम सिंह यादव मिले थे तो हुआ था। तो दूसरी बात तो यह है कि समन्वयन बहुत अच्छा था और वोट ट्रांसफर्स हुए। तीसरी बात, अगर 2019 के चुनाव को आप देखेंगे और एनडीए और यूपीए के वोट शेयर को देखेंगे, कांग्रेस के वोट में अगर आप बाकी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे उनके वोटों को मिलाएंगे, और उसमें अगर उन लोगों को मिलाएंगे जो कि उस समय कांग्रेस के गठबंधन में नहीं थे और आज हैं, और बीजेपी गठबंधन में जो 2019 के टोटल वोट्स थे, उनमें अगर आप तुलना करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस केवल 5-6% का है। अगर 45% वोट मिले थे एनडीए गठबंधन को, तो 40% वोट मिले थे या 39% वोट मिले थे यूपीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन को। अब ये 6% का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर 3% का भी वोट शिफ्ट होता है तो बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन में वोटों का प्रतिशत बराबर हो जाता है। अच्छा, एक और चीज देखिए आप, जो बीजेपी की प्रवृत्ति है, बीजेपी के वोट जो है कंसंट्रेटेड ब्लॉक्स में है। जैसे यूपी में कुछ सीटें हैं, बिहार में कुछ सीटें हैं,
गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, ये कंसंट्रेटेड पॉकेट्स हैं। तो वोट परसेंटेज जाने के होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में उनके वोट इतने कम हैं कि वो वोट जीत ही नहीं सकते। तो कभी कभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे तो कांग्रेस के वोट शेयर कम थे, लेकिन सीटें ज्यादा मिली थी। वही हिमाचल प्रदेश में आपने देखा आधे % का वोट डिफरेंस है, लेकिन कांग्रेस की सीटें भारतीय जनता पार्टी के सीटों से बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि बीजेपी के वोट जहां 10 सीटें भी जीत रहे हैं बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, और कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत रही है लेकिन कम मार्जिन से जीत रही है। तो अगर दोनों के 45% वोट होते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा सीटें जीतेगा और बीजेपी गठबंधन कम सीटें जीतेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ वोट जो है ये मुद्दा आपने समझ लिया। तो अभी तक जो सब लोगों की राय है और जो लोग समझ रहे हैं, जो सारे पत्रकारों से बात हुई, क्षेत्रीय नेताओं से बात हुई, सब लोगों से बात हुई, जो फीडबैक मिल रहा है, अभी भी फीडबैक मिल रहा है कि इस बात की बहुत बड़ी संभावना नहीं बल्कि 100% है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। उनको करीब 240 सीटें मिल रही हैं, 30-35 सीटें उसके गठबंधन साथियों को मिल रही हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कि वो बीजेपी के साथ रहे, वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। जैसे टीडीपी है, जैसे अजीत पवार हैं, जैसे एकनाथ शिंदे हैं और जैसे नीतीश कुमार हैं। तो इस 35 सीटें उनको भी मिल सकती हैं जो कि ना तो इंडिया गठबंधन में है ना इंडिया गठबंधन में, और ऐसे लोग भी इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, और वहां ज्यादा जाने की संभावना है जहां उनको अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बचाने का ज्यादा चांस मिले और जहां उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो। तो आज की तुलना में अगर 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती और माननीय मोदी जी अपने बलबूते पे प्रधानमंत्री नहीं बनते और कोई कंप्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढा जाता है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये अगर कंप्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढा जाता है तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये हो सकता है इंडिया गठबंधन का साथ दें। लेकिन अगर माननीय मोदी जी 10 सीटें भी कम होती हैं और ये चाहते हैं कि वही देश का प्रधानमंत्री बने, तो ये लोग बेहतर समझेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। खैर, अब असली मुद्दा यह है कि एग्जिट पोल ऐसे क्यों बने और किसने बनाए और किस लिए बनाए। एक तो यह है कि ये एक जनरल पब्लिक को, और ये जनरल पब्लिक तक बात परकोलेट कर गई, चाहे चाहे या ना चाहे। साधारण जो समीक्षक थे, हम जैसे विश्लेषक थे, खैर हम तो बिल्कुल मान के अभी भी चल रहे हैं और ऐसा हमारा कट्टर विश्वास है कि जब 4 तारीख को पूरी पेटियां खुलेंगी और गणना होगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली, अभी तक मेरा विचार यह है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एग्जिट पोल से प्रश्न उठने शुरू हो गए, उनके कमिटमेंट्स कम होने लगे। यहां तक कि कमिटमेंट जो है वो जो काउंटिंग स्टेशन में जाकर वोटों की गणना में विपक्षी दलों के साथ बैठने वाले थे, उनको भी डर लगने लगा कि भाई एग्जिट पोल के हिसाब से अगर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बन जाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा। क्योंकि माननीय मोदी जी का शासन आपने 10 साल तो देखा ही है। किसानों की बात उन्होंने मानने के बजाय 13 महीने उनको स्ट्राइक पे बिठाया, परेशान हुए और उसके बाद किसान बिल वापस हो गए। मोटर व्हीकल एक्ट हटाया, जब ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स और ड्राइवर जो है स्ट्राइक पे गए, 2 दिन में कानून वापस हो गया। तो बहुत ज्यादा चिंता मोदी जी नहीं करते हैं, उनकी इमेज एक बनाए रखना चाहते हैं मैं बड़ा स्ट्रांग लीडर हूं और जो निर्णय लेता हूं उसको आसानी से नहीं बदलता। वैसे बहुत सारे निर्णय उन्होंने बदल दिए। अगर इस बार उन्हें मैंडेट मिल गया, पहले तो चलिए 2 मैंडेट्स मिले थे, और इस बार अगर सब लोग ये मान के चल रहे थे कि कांटे की टक्कर है, 2014 और 2019 वाला इलेक्शन नहीं है, कोई बयार नहीं बह रही है, कोई वेव नहीं है, और लोग इसलिए साइलेंट है कि बीजेपी के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते। अगर वोट वो इंडिया गठबंधन को भी देना चाहते हैं, और वोकल लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, इस बार इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साइलेंट वोटर्स जो कि बीजेपी की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते, वो वोट तो इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो साइलेंट एक करंट वेव हम लोगों ने देखी थी, अंडर करंट देखा था, जिससे अंदाजा लगा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और जिस प्रकार की भीड़ आपने तेजस्वी यादव की मीटिंग्स में देखी, उद्धव ठाकरे में देखी, शरद पवार में देखी, अखिलेश यादव में देखी, अरविंद केजरीवाल में देखी, राहुल गांधी की मीटिंग्स में देखी, तो उससे लगा कि जनता जो है उमड़ रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। यहां तक कि काशी के अंदर भी जब माननीय मोदी जी का रोड शो हुआ
तो उसमें जितने लोग थे उससे दुगने लोग तब थे जबकि डिंपल यादव और प्रियंका गांधी का रोड शो काशी के अंदर हुआ। अब ये अंदाजा था। अब ये एग्जिट पोल से एक तो लोग हतोत्साहित हुए। अब जब काउंटिंग स्टेशन में अपोजिशन वाले भेजेंगे तो एक मानी बात है, एक डरा हुआ, एक आतंकित एक काउंटिंग एजेंट बैठेगा, तो ऐसे लोगों को भेजना बहुत ज्यादा आवश्यक है जिनका अभी भी ये मत है, जो ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी ने ये जो एक्सिट पोल निकाले हैं ये केवल लोगों को हतोत्साहित करने के लिए निकाले हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये मैसेज देने के लिए निकाले हैं, गवर्नमेंट मशीनरी को ये मैसेज देने के लिए निकाले हैं कि कोई दुस्साहस मत करना, हम सत्ता में आ रहे हैं और उसके बाद देख लेंगे, इसलिए मदद करना तो हमारी करना, विपक्ष की मदद मत करना। ये तो एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा जिसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा लगती है वो ये लगता है कि उन्होंने इस पिछले 5 दिन के अंदर शेयर मार्केट को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि कुछ लोग लाखों करोड़ों का फायदा कमा लेंगे। अब ये किसने किया है ये तो मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किया है, या कुछ पंटर्स ने किया है, या कि शेयर मार्केट के ब्रोकर्स ने किया है, लेकिन किसी न किसी ने तो मोटा खेल खेला है और उसके साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। आप ये देखें, पिछले 7-8 दिन से शेयर मार्केट में गिरावट थी। गिरावट इसलिए थी कि लोगों को लग रहा था कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचे चला गया है और अब इसमें बबल क्रिएट हो रहा है, और इसमें से 4-5% की गिरावट पिछले 10 दिन के अंदर हुई। अब एग्जिट पोल से क्या हुआ? जब ये एग्जिट पोल आए, अब किस पंटर ने कराए, किसने कराए, किस सट्टेबाज ने कराए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये खेल हुआ और ये बता दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के तो 2/3 नहीं 3/4 मेजोरिटी की सरकार बन रही, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो एचएनआईज हैं, उनको ये कहा गया कि आप शेयर मार्केट में, और ये अमित शाह जी ने ओपनली कही दिया था कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो 4 जून के बाद मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा और आपको बहुत फायदा होगा। जबकि उनको कहने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि मार्केट अगर गिरा तो अमित शाह जी को बताना पड़ेगा, भाई आपके कहने पे हमने शेयर खरीद लिए थे, अब तो नुकसान हो गया, तो अब आप दंड भुगतिए। खैर, तो शेयर मार्केट एग्जिट पोल देखिए, अगर आप शेयर मार्केट की आज दृश्य देखें, जिसकी संभावना थी एग्जिट पोल के बाद, आज पहले दिन मार्केट खुला था और मार्केट के अंदर 3% के उछाल आया। कुछ शेयर 7-7, 8-8% बढ़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8% ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस, जितने भी शेयर्स हैं सब 2-2, 3-3, 4-4% ऊपर हैं। अब ये देखिए, ये कोई पंटर क्या कर सकता है, कोई खेल कैसे खेल सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए शेयर मार्केट है 100 रुपए पे और उन्हें पता है कि जब एग्जिट पोल आएगा और इस प्रकार का एग्जिट पोल आएगा तो मार्केट में उछाल आएगा, तो वो मार्केट में क्या करेगा, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना के शेयर मार्केट को उछलवाएगा। अब मान लीजिए उसके पास मार्केट है 100 रुपए में और उसके बाद 1 लाख करोड़ के शेयर्स हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूं, 1 लाख करोड़ के शेयर्स हैं, उसने उसमें से 10,000 करोड़ के शेयर मार्केट में उस समय बेचे जब मार्केट पीक में चला गया। जैसे मान लीजिए आज मार्केट जब बंद होता है 3:45 बजे, उस समय उसने सारे शेयर बेच दिए, 10,000 करोड़ के शेयर बेच दिए जब मार्केट पीक पे था, जब 3% बढ़ चुका था। जबकि उसको इस बात का पता है कि एग्जिट पोल के अनुसार रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी तो उनके हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं पता क्या अल्टीमेटली होगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाए। तो वो क्या करेंगे कि बेच के मार्केट को, उस समय वो मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। मार्केट को शॉर्ट कर देंगे मतलब बिना शेयर हाथ में रखे उन्होंने कहा 1 लाख शेयर हमने बेच दिए। अब जब मार्केट अपने पीक पे है वहां बेचे और मार्केट मान लीजिए 5% गिरा, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीतता है, जैसा हम लोग मान रहे हैं कि जीतेगा, और जो ये मानेंगे तो मार्केट मानी बात गिरेगा। जब मार्केट 5% गिर जाएगा तो जो शेयर उसने 1 लाख करोड़ के बेचे थे या 10,000 करोड़ के बेचे थे, उसको वो गिरने के बाद खरीद लेगा। पहले तो अपने शेयर को 3% बढ़ाएगा, जब बढ़ जाएंगे 3% तो बेचेगा, शॉर्ट करेगा मार्केट को, और जब वो 7% गिर जाएंगे तो दोबारा खरीद के अपने पोजीशन को कवर कर लेगा,
थोड़ा बहुत प्रीमियम दे देगा और हजारों करोड़ बना लेगा। बने छोटा सा पैसा लगा के वो 10% का रिटर्न कमा लेगा। तो उसने अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ के शेयर में ये किया तो 1,000 करोड़ बन गए। और 1,000 करोड़ की अगर उसने उसकी ये प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता कि थी या नहीं, और 100 करोड़ रुपए उसने 6 एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज को दे दिए कि 100 करोड़ लो और एग्जिट पोल बना दो, मार्केट बढ़ेगा मैं शेयर बेचूंगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे मार्केट गिरेगा, जब बॉटम पे आ जाएगा खरीद लूंगा, 10% का प्रॉफिट कमा लूंगा, 1,000 करोड़ का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, 500 करोड़ तुमको दे दूंगा, 500 करोड़ कमा के निकल जाऊंगा। हो सकता है। तो क्या ये एग्जिट पोल दिखाने का ये भी एक कारण है। और ये मार्केट को उछालना और इसको गिराने के पीछे क्या कोई राजनीतिक दल है या कोई बड़ा पंटर है या बड़ा ब्रोकर है या कोई बड़ा ऑपरेटर है? क्योंकि जैसे आपको पता होगा पहले भी हुआ था कि माननीय मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। माननीय मोदी जी ने कहा था कि अंबानी अडानी जी के यहां से ट्रक लोड बोरों में भर भर के कैश, ब्लैक मनी राहुल गांधी और कांग्रेस के यहां जा रहा है। अमानी बात है कि ये सूचना जब देश के प्रधानमंत्री देंगे तो मार्केट में पैनिक आएगा, क्योंकि अडानी अंबानी तो देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, सबसे बड़े कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बादशाह हैं। और मार्केट गिरेगा। और मार्केट गिरा, मार्केट 7% गिरा। तो मान लीजिए, अब मुझे नहीं पता कि इंटेंशन था अनइंटेंशनल था क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब माननीय मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया तो मार्केट 7% गिरा। तो क्या माननीय मोदी जी के स्टेटमेंट देने से पहले कुछ लोगों ने अपने शेयर बेच दिए थे? और जब 7% गिर गया तो अमित शाह जी ने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर शेयर मार्केट में आज आप पैसा लगाएंगे तो 4 जून के बाद शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। माने माननीय मोदी जी ने नेगेटिव सिग्नल दिया और अमित शाह जी ने पॉजिटिव सिग्नल दिया। तो मार्केट 7% गिर गया था, बड़े पैसे वाले ने अपने शेयर बेच दिए थे। और जब 7% गिर गया और मुझे पता है कि अब अमित शाह जी पॉजिटिव स्टेटमेंट देने वाले हैं, उसने सारे शेयर खरीद लिए। अमित शाह जी ने जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया तो मार्केट 10% बढ़ गया। तो उसको 7% गिरावट का फायदा हुआ, 10% उछाल का फायदा हुआ, उसको 17% का प्रॉफिट हो गया 10 दिन के अंदर, और लाखों करोड़ों का मामला हो गया है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस प्रकार के रिजल्ट दिखा रहा है ऐसे तो 2014 और 19 में भी नहीं हुए, जबकि क्लियर कट हवा बह रही थी कि बीजेपी जीत रही है। और आज के तारीख में तो किसानों का आंदोलन रहा, अग्निवीर रहा, और जिस प्रकार पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ अभी हुआ है वो हुआ, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई। मैंने माननीय मोदी जी ने आज की तारीख में, देखिए पहले इलेक्शन में तो था कि निकम्मी सरकार थी कांग्रेस की, भ्रष्ट सरकार थी, हम नौकरी देंगे, लोगों ने वोट दे दिया। 2019 में पुलवामा बालाकोट की वजह से दे दिया, ये सोचा कि चलिए 5 साल पर्याप्त समय नहीं होता, एक टर्म और देते हैं, इसलिए दे दिया। लेकिन अब जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, उस समय भी अगर उससे ज्यादा वोट बीजेपी को मिलते हैं जो कि 2014-19 में नहीं मिले, और इंडिया गठबंधन में आपस में विपक्षी दलों के समन्वयन के बाद, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी के बाद, एक दूसरे के साथ पूरे जोर शोर से लगने के बाद, भीड़ की लाखों की संख्या आने के बावजूद अगर इंडिया गठबंधन के वोट कम होते हैं और बीजेपी के वोट बढ़ते हैं, तो ये तो मेरे एक साधारण दिमाग के आदमी के लिए, मस्तिष्क के आदमी, बौद्धिक स्तर के आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो बीजेपी जीतती है, हमेशा से जीतती है, वही 36-37% वोट से जीत जाती है, क्योंकि अपोजिशन वोट डिवाइडेड रहते हैं। इस बार आपको बिहार में वो नहीं दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है, महाराष्ट्र में आपको नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में नहीं दिख रहा, जहां आदिवासी पार्टी से समझौता हो गया, सीपीआईएम से हो गया, बिहार के अंदर सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम से हो गया, बड़े समझौते हो गए और वोट ट्रांसफर हो गए और कोऑर्डिनेशन है और भीड़ आ रही है। इसके बावजूद अगर 2014, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये 2004 का रिपीटिशन तो नहीं होने वाला है, और किसी बुद्धिमान आदमी ने, किसी बहुत बड़े पंटर ने और पैसा बनाने वाले ने मस्ती ली है, मजा लिया है, और इन एग्जिट पोल वालों को पैसे देकर इसने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया है और हजारों करोड़ कमाए हैं, और कुछ 100-100, 200-200 करोड़ इनको बांट के उसने अपना बड़ा खेल खेल लिया। क्योंकि 2004 में भी ये स्थिति थी, किसी को अपेक्षा नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरेगी, अटल जी की खराब सरकार तो थी नहीं, लोग ज्यादातर यही मानते थे।
लेकिन 2024 में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि न केवल कांग्रेस जीती और अपोजिशन के लोग जीते, भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने इलेक्शन को प्रीपोन किया था, ये मान के कि वो खुलेआम जीत जाएंगे, वो हार गए। और 2009 में और अच्छी तरह से यूपीए जीत गया। तो 2004 का रिपीटिशन तो नहीं है, जहां पे जनता खुल के तो इसलिए नहीं बोल रही है कि बीजेपी का डर है कि अगर आ गई तो क्या होगा। अच्छा, एक और गलतफहमी फैलाई गई थी कि ईवीएम में हेरा फेरी, ईवीएम में हेरा फेरी। तो जबकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, कई वीडियो मैंने कहा भी कि ईवीएम में हेरा फेरी नहीं होती है। हेरा फेरी ईवीएम में इलेक्शन देने से पहले होती है, लिस्ट से नाम काटे जाते हैं, लोगों को धमकाया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वो तो होता है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की बात फैलाकर जनता के बीच में उन लोगों को हतोत्साहित किया जाता है जो इंडिया गठबंधन के लिए वोट देने वाले हैं। और उनका वोटिंग परसेंटेज अगर गिरता है और बीजेपी के समर्पित लोग वोट जाते के जीतते हैं तो वो जीतने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो इसलिए बार बार मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि ये हेराफेरी के चक्कर में मत पड़िए, आप वोट दीजिए और आप देश के लोकतंत्र संविधान को बचाइए। ये बात बार बार मैंने निवेदन लोगों से किया था। अब सुना नहीं सुना, हुआ नहीं हुआ, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस बार जब उनका तीसरा टर्म होगा, तो जैसे उन्होंने कहा भी है कि पहले 6 महीने बड़े चौंकाने वाले निर्णय होंगे, तो इसका मतलब यह है कि अब बेरोजगारी की बात बच्चे नहीं कर पाएंगे, अब एमएसपी की बात किसान नहीं कर पाएंगे, अब दिल्ली के आसपास घूम नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर माननीय मोदी जी को तीसरा टर्म मिल गया तो कहेंगे अब तो टर्म मिल गया मुझे, अब तो मैंडेट मिल गया, अब तो जो चाहूंगा करूंगा। फिर किसान बिल आएंगे, फिर सलोज बनेंगे, फिर सारे किसानों से गेहूं 1500 रुपए में खरीदा जाएगा, हमको 3,500 रुपए का आटा बेचा जाएगा। हर चीज जो है अडानी अंबानी जी के हाथ में होगी और पूंजीपति बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब 5 किलो अनाज पे निर्भर रहेंगे। अभी 85 करोड़ लोग ले रहे हैं, कल 140 करोड़ लेंगे, बाकी जो 4-5 करोड़ बचेंगे उनकी आमदनी 10 गुनी हो जाएगी। लेकिन 140 करोड़ लोग, हम जैसे लोग जाके लाइन में लगेंगे, 5 किलो अनाज लाएंगे और पका के खाएंगे। क्योंकि अगर इस बार का मैंडेट उन्हें मिलता है तो इसका माने पुष्टि लोग करते हैं कि आपको जो किसानों के साथ करना है कर लीजिए, अग्निवीर ले आइए, आप कुछ कर लीजिए, नौकरी मत दीजिए, महंगाई बढ़ा दीजिए, जीतेंगे तो आप ही, और अगर आप जीतेंगे तो जो चाहे करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जनता ने अपना निर्णय दे दिया है, जनता ने शांत होकर अपना निर्णय दे दिया है और जब कल वोट खुलेंगे उसके बाद इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से जीतेगा, शेयर मार्केट टूटेगा, जिन्होंने पैसे बनाने थे बना लिए, तो अपने पैसे बना के निकल जाएंगे, छोटे निवेशक उसमें फंस जाएंगे। तो मैं राय देने वाला तो कोई होता नहीं, सभी रजिस्टर्ड में कोई ब्रोकर तो हूं नहीं, लेकिन मैंने अपनी भावना आपके साथ प्रकट कर दी। न मैंने कोई रिकमेंडेशन आपको दी, ना कुछ कहने करने के लिए कहा, न करने के लिए कहा, मैंने तो केवल विश्लेषण किया और विवेचना की। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।